एक ऐसा बहादुर योद्धा जिसे गॉड की तरफ से एक श्राप मिला था, लेकिन ये किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो योद्धा गांव वालों का मसीहा बन जाएगा। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव को दिखाते हुए जहां पर फिनिक्स नाम की एक छोटी लड़की मौजूद थी। फिनिक्स अपनी मॉम एंड डैड के साथ फिशिंग कर रही होती है और उसे काफी मजा आता है। वो पूरा गांव एकदम पीसफुल हुआ करता था और सभी एकदम आराम से रहते। अब जब यहाँ फिनिक्स के फादर कुछ मछलियां पकड़ने के लिए पानी में उतरते हैं, तभी अचानक पानी में कुछ हलचल होने लगी। ये हलचल किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं लग रही थी, लेकिन जो चीज होनी है वो तो होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में हमें पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ी मछली दिखाई देती है। ये मछली एक मॉन्स्टर के रूप में थी। उसने तो एक अच्छा मौका देखकर फिनिक्स के मॉम एंड डैड पर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। फिनिक्स अपनी आंखों से अपने मॉम एंड डैड को मरते हुए देख रही थी। बेचारी फिनिक्स बहुत ही ज्यादा रोने लगी क्योंकि अब वो अकेली हो चुकी है। उस मछली वाले मॉन्स्टर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो तो इनफैक्ट उन सभी को खाने के बाद फिनिक्स को भी मारने पास आता है। बड़े से मछली वाले मॉन्स्टर ने तो जंप भी लगा ली थी फिनिक्स को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। फिश मॉन्स्टर तो वहां से पानी में वापस चली जाती है। बाद में हमें पता चला कि अब एंट्री हो चुकी है जियांग नाम के एक वॉरियर की। जियांग बहुत ही ज्यादा स्किलफुल था, जिसे हर तरीके के मार्शल आर्ट के तरीके आते। जियांग इस तरीके से फिनिक्स जैसी छोटी बच्ची को मरने तो नहीं दे सकता है। वो तुरंत ही अपनी स्टिक लेकर फिश मॉन्स्टर को मारने लगा। फिश मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं सह पाता और आखिरकार उसे भागना ही पड़ता है। जियांग को लगा कि वो जीत चुका है और आराम से वो सब वहां से जा सकते हैं, बट पानी के अंदर से एक स्वॉर्ड निकल कर आई जो सीधा जियांग की तरफ बढ़ने लगी। जियांग ने इसे सेंस कर लिया था, इसीलिए वो उसे डॉज करता है। बाद में पता चला कि ये स्वॉर्ड किसी और की नहीं बल्कि रिवर गॉड की थी। रिवर गॉड बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसके मामले में दखल अंदाजी करे। पानी में रहने वाला हर एक जीव जंतु उसके अंडर आता है। अगर कोई भी उसके ऊपर हाथ उठाएगा या फिर उन्हें मारने की कोशिश करेगा तो वो उन इंसानों से बदला जरूर लेंगे। अब यहाँ जियांग ठहरा बहुत ही ज्यादा अच्छा वॉरियर। वो इस तरीके से किसी रिवर गॉड से तो डरने नहीं वाला था। उसने भी अब अपनी वेपनरी निकाल ली और जादुई ताकतों की मदद से रिवर गॉड से लड़ने लगा। रिवर गॉड भी चौंक गए क्योंकि पहली बार उसने इतना पावरफुल इंसान देखा है। इसीलिए वो दोनों आपस में काफी भारी भरकम लड़ाई करने लगे। शुरुआत में तो रिवर गॉड काफी भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि वो एक गॉड है। गॉड के पास मल्टीपल पावर्स होती थी, लेकिन जियांग भी कम नहीं होता। उसने तो अपनी एक बहुत ही बड़ी जंजीर निकाल ली जिस पर आग लगी हुई थी। उसी जंजीर की मदद से वो काफी ज्यादा डैमेज देने लगा रिवर गॉड को। रिवर गॉड को भी अब काफी डैमेज पहुंचता है और वो पीछे हटने लगे थे। इवन एक जाना माना गॉड भी एक इंसान के सामने कमजोर पड़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। पर यहाँ जियांग जब लड़ाई कर रहा था तो उसने अपनी पूरी पावर यूज कर ली। अब इस पावर की मदद से वो रिवर गॉड से तो जीत रहा था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि जियांग ने जब अपनी पावर्स यूज की तो पास ही वाले गांव में काफी सारा पानी चला गया था। एक तरीके से वो पूरा गांव फ्लड से बेकार हो जाता है। चारों तरफ पानी होने की वजह से कई लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। बट ये चीजें जियांग को अभी भी रियलाइजेशन नहीं होता। वो तो अपना पूरा कंसंट्रेशन रिवर गॉड से फाइट करने में लगाता है, लेकिन यही सारी चीजें बाद में चलकर जियांग को भुगतनी पड़ेंगी। जियांग तो अब ऑलमोस्ट अपने पावर के पीक पर आ चुका था। उसने बहुत ही तेजी से रिवर गॉड को झटका मारा जिससे वो दूर जाकर गिरे, और अब जियांग रिवर गॉड को तुरंत ही एक वॉल्केनो के अंदर फंसा देता है। ये वॉल्केनो बहुत ही ज्यादा गर्म था जिसके अंदर अब वो फंस चुके थे। रिवर गॉड वापस उसमें से बाहर ना निकल पाए, इसीलिए जियांग ने अपने स्पेल्स पढ़ना स्टार्ट किया। इस स्पेल की वजह से रिवर गॉड वापस कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, यानी कि जियांग ने अपने पावर्स की मदद से गॉड को हरा दिया है। रिवर गॉड शायद वापस कभी ना आए। जियांग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उसने एटलीस्ट एक बुरे आदमी को मारकर किसी बच्चे को बचाया। उसे अच्छे काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, बट जियांग नहीं जानता कि उसने गलती से कई सारे लोगों की जानें ले ली है। अब जब वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था तभी आसमान से कुछ आवाजें आती हैं। ये आवाजें किसी सुपीरियर गॉड की थी जो बिजली के झटके जियांग को दे रहे होते हैं। जियांग नहीं समझ पाता कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तब जाकर सुपीरियर गॉड जियांग को बताते हैं कि तुमने जाने अनजाने में इतने लोगों की जानें ले ली। ये बहुत ही बड़ा पाप है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। जियांग अपनी सफाई देने लगा कि वो तो एक बुरे आदमी को मार रहा था। अब इस पूरे प्रोसेस में जो भी हुआ उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। जियांग को लगातार बिजली के झटके पड़ते ही जा रहे थे और उसकी सजा तो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। इतनी सारी चीजें बोलने के बावजूद भी सुपीरियर गॉड उसकी बात नहीं सुनते और उसे सजा देने की बात करते हैं।
सुपीरियर गॉड ने ये कह दिया कि तुम मासूम लोगों की फिक्र बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए अब वो उसे इमॉर्टल से मॉर्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं और अब से लेकर कई सालों तक उसे बिजली के झटके मिलते रहेंगे, यही उसकी सजा है। जियांग इन चीजों को सुनकर एकदम चौंक गया, क्योंकि इससे पहले वो भी एक गॉड की कैटेगरी में ही आता था, लेकिन अब इस श्राप के बाद वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका है। पता नहीं जियांग इतने सालों तक जिंदा रह भी पाएगा कि नहीं, इतने खतरनाक बिजली के झटकों को झेलते हुए। पर अब उसे ये श्राप मिल चुका है तो पूरी जिंदगी उसे ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। अब धीरे धीरे इसी तरीके से टाइम बीतता चला गया। हमें तो अब यहाँ पर पूरे 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। फिनिक्स नाम की वो छोटी लड़की अब काफी बड़ी हो चुकी होती है। फिनिक्स तो माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रही थी ताकि वो बहुत सारी जड़ी बूटी जमा कर सके। उसे कुछ मिलते भी हैं, लेकिन उसे और ज्यादा ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। अब फिनिक्स जब अपना काम कर रही थी तो उसे आग का गोला दिखाई देता है। ये आग का गोला सीधा आसमान से पृथ्वी पर गिर रहा था। अब फिनिक्स को क्यूरियोसिटी होने लगी कि वहाँ पर क्या होगा, इसीलिए अब फिनिक्स तुरंत ही नीचे उतरकर उसे देखने के लिए चली जाती है। वो आग का गोला एक पहाड़ी वाले इलाके पर गिरा था। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर फिनिक्स देखती है कि वहाँ पर एक आदमी गिरा पड़ा है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि उसे मल्टीपल डैमेज हुए थे। पास जाने पर रियलाइजेशन हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि जियांग ही है, जो इतने सालों से अपनी सजा काट रहा है। जियांग की हालत बहुत बेकार थी और वो बेहोश हुआ था। फिनिक्स उस समय पर जियांग की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे अपने घर पर लेकर आ जाती है। फिनिक्स को लगा कि शायद कुछ हर्ब्स बनाकर उसे बचाया जा सकता है। वो जियांग के बॉडी पार्ट्स पर लगे हुए घाव को भी ठीक करने लगी। अब उसी गांव के अंदर हमें रॉक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। रॉक फिनिक्स को पसंद करता था। वो बहुत सालों से चाहता है कि वो फिनिक्स की शादी कर ले और उसके साथ जिंदगी गुजारे, पर शायद फिनिक्स उसे जरा भी एंटरटेन नहीं करती। इस समय रॉक अपने कुछ साथियों के साथ फिनिक्स के घर पर मिलने ही जा रहा होता है। जब वो उसके घर पर पहुंचा तो रॉक देख पा रहा था कि वो किसी दूसरे आदमी से बातचीत कर रही है। फिनिक्स तो जियांग का ख्याल रख रही थी और यही चीजें देखकर रॉक को गुस्सा आ जाता है। रॉक बिल्कुल नहीं चाहता था कि फिनिक्स किसी दूसरे के साथ रिलेशन बनाए, इसीलिए जब फिनिक्स दूसरे कमरे में जाती है तो रॉक अपने साथियों के साथ अंदर घुसकर जियांग को पकड़ के बाहर लेकर आ जाता है। वो सभी तो अब जियांग को काफी डराने धमकाने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो हमारे गांव के भी नहीं हो, और ऊपर से रॉक फिनिक्स को पसंद करता है तो उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। इस समय जियांग कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसकी हालत वैसी नहीं होती। जियांग तो अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सजा के कारण उसकी ताकतें भी चली गई होती हैं। वो तो अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका था। रॉक और उसके सभी साथी जियांग को काफी ज्यादा मारते हैं और उसे डैमेज पहुंचाते हैं। बेचारा जियांग इतना कमजोर हो चुका था कि वो धीरे धीरे फॉरेस्ट से बाहर निकलता है। वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब यहाँ जियांग को अपने पास्ट की बात याद आती है कि इतने सालों से वो कहाँ पर कैद था और उसे किस तरीके से सजा मिल रही थी। हर समय उसे बिजली के झटके दिए जाते थे। ये किसी टॉर्चर से कम नहीं लग रहा होता। जियांग को तो सिर्फ अपनी वाइफ की याद आती है, जो बहुत ब्यूटीफुल थी। जियांग की वाइफ भी एक इमॉर्टल गॉड होती है, लेकिन इस समय वो उसकी मदद नहीं कर सकती। हमें यहाँ पर एक और चीज पता चला कि जियांग की वाइफ की शक्ल सेम टू सेम फिनिक्स जैसी लग रही होती है, यानी वो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे उसे दिखाई देता है कि सामने उसकी वाइफ मौजूद है, पर वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि फिनिक्स थी, जो उसे बचाने के लिए वहां पर आ गई। फिनिक्स जियांग को वापस उठाकर अपने घर में लेकर चली जाती है ताकि उसका इलाज किया जा सके। अब हमें उसी गांव में एक लेडी काम करते हुए दिखाई जाती है नदी के किनारे। उस नदी में अब फिर से हलचल होने लगी थी, जो उस लेडी ने भी महसूस किया था, बट वो सारी चीजें इग्नोर करके अपने काम में बिजी हो गई। उसे क्या अंदाजा कि क्या खतरा आने वाला है। अब हमें वही फिश वाला मॉन्स्टर दिखाया गया जो उस लेडी की तरफ बढ़ रहा था हमला करने के लिए। लेडी का ध्यान कहीं और था और अब उस मॉन्स्टर ने तुरंत ही हमला करके उसे खा लिया। इस तरीके से फिश मॉन्स्टर ने तो और भी कई लोगों को मारा था। जब ये सारी चीजें गांव वालों को पता चली तो वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, बल्कि वो फिनिक्स के घर पर जाते हैं उस अजनबी को अपने घर में रखने के लिए। गांव वालों का ये मानना था कि जियांग की वजह से ही ये फिश मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है। अगर वो चला जाएगा तो फिश मॉन्स्टर भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। फिनिक्स उन सभी को समझा रही थी, लेकिन गांव वाले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने जबरदस्ती जियांग को पकड़ा और उसे लेकर पानी में ढकेलने चले गए। जियांग को पानी में गिरता हुआ देखकर वो फिश मॉन्स्टर तुरंत ही वहां पर आ जाता है, लेकिन जियांग उससे बचती हुई फिश मॉन्स्टर के सर पर चढ़ जाता है। फिश मॉन्स्टर ने झटका देकर जियांग को पानी से बाहर फेंक दिया। भले ही जियांग के पास अपनी पुरानी ताकतें नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट की तकनीक जो उसने सीखी थी वो तो हमेशा उसके साथ रहेगी।
लेकिन उसके सामने इतने सारे गांव वाले मौजूद होते हैं तो वो अपनी पावर से उन्हें अपने मुंह के अंदर खींचने लगा। सारे लोग काफी पैनिक होने लगे क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता था। सभी को पता होता है कि इतने बड़े फिश मॉन्स्टर के मुंह में जो चला जाएगा वो बाहर तो नहीं निकल सकता। उसके इतने नुकीले दांत थे कि किसी व्हेल को भी कच्चा चबा जाए। अब सभी इसी वजह से वहां से भागने लगते हैं। जियांग देख पा रहा था कि उन लोगों के बीच में एक छोटी बच्ची फंसी हुई है। सभी लोग तो बच जाते हैं लेकिन वो बच्ची वहां पर गिर गई। फिश मॉन्स्टर अपनी पावर से उस बच्ची को अपने मुंह के अंदर खींच ही रहा था, तभी उस जगह पर फिनिक्स आ जाती है बच्ची को बचाने के लिए। उसने उसका पैर पकड़ लिया और नीचे खींचने लगी, पर अफसोस शायद फिनिक्स ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। जियांग इस तरीके से सब कुछ देख नहीं सकता था। उसने तुरंत ही एक स्टिक उठाई और उस मॉन्स्टर की आंख में मार दिया। इससे मॉन्स्टर का ध्यान भटकता है और जियांग तुरंत ही फिनिक्स का पैर पकड़कर नीचे खींचने लगा। इससे सबसे अच्छी बात होती है कि उस बच्चे की जान बच गई। जियांग और फिनिक्स बच्चे को लेकर पानी के बाहर निकल आते हैं। बहुत सारे लोग वहां पर जमा होकर मॉन्स्टर पर हमला कर रहे थे, इसीलिए मॉन्स्टर फिलहाल के लिए वहां से चला जाता है, पर शायद वो वापस फिर से आएगा। अब यहाँ सभी गांव वाले और फिनिक्स भी जियांग का शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि उसने उनकी मदद की है फिश मॉन्स्टर से लड़ने में, नहीं तो वो पूरे गांव वालों को ये मार कर रख देता। लेकिन जियांग को पता था कि ये सभी बहुत मतलबी हैं, सिर्फ अपने काम करने के लिए ये उन्हें यहाँ पर रहने देना चाहते हैं। जियांग अब 1 मिनट भी नहीं रह सकता था तो वो वहाँ से तुरंत ही जाने लगा। अब उसके निकलते ही एक बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है। ये बूढ़ा आदमी सब में अनाउंसमेंट करने लगा कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है, लेकिन सभी गांव वाले समझ रहे थे कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रिवर गॉड है और वो यहाँ पर हम सभी को मारने आया है। बूढ़ा आदमी तो उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट वो सभी उसे ही पकड़कर मारने लगे। अब इतना ज्यादा शोरगुल देखकर जियांग फिर से वापस आता है उस बूढ़े आदमी के पास। उसने जैसे ही बूढ़े आदमी को देखा तो वो समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि अर्थ गॉड है। बाकी लोगों को भी जब ये बात पता चली तो वो अर्थ गॉड से माफी मांगने लगे अपने इस बिहेवियर के लिए। अर्थ गॉड इसका बुरा नहीं मान रहे थे क्योंकि इन लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। अब यहाँ अर्थ गॉड को बोलने का मौका मिलता है तो वो कहने लगी कि तुम्हारे गांव बहुत खतरे में है। रिवर गॉड जो इतने सालों से पहाड़ों के अंदर कैद था वो आजाद होने वाला है और वो सीधा इसी गांव की तरफ आएगा सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। रिवर गॉड का नाम सुनकर सभी इतना ज्यादा डरने लगे क्योंकि कई साल पहले उसका आतंक चलता था। उसके होने की वजह से कोई पानी में ना कदम रखता और ना ही उसके क्लोज जाता। बेचारी गांव वाले अब वो यहाँ अर्थ गॉड से ही मदद मांगने लगी कि उनकी सुरक्षा की जाए। इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा ही जिससे रिवर गॉड को वापस मारा जा सके। अर्थ गॉड अब इसका एक सोल्यूशन बताते हैं। उन्होंने कहा कि रिवर गॉड को सिर्फ वही रोक सकता है जो एक जंजीर से बने हुए वेपन को उठा कर लेकर आ सके। जो उसे ढूंढेगा और अच्छी तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देगा वही रिवर गॉड को हरा सकता है। इन चीजों को सुनने के बाद रॉक सामने आता है। रॉक तो फिनिक्स के सामने अच्छा इंप्रेशन जताना चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि वो जंजीर का वेपन वो खुद लेकर आएगा, यानी वो रिवर गॉड से फाइट करेगा। अब यहाँ अर्थ गॉड ने जब रॉक को देखा तो वो कहने लगा कि तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये चीजें इतनी भी आसान नहीं है। उस वेपन को लाने के लिए इंसान के अंदर बहुत ही खतरनाक पावर्स होनी चाहिए, एक ना हार मानने वाला जज्बा पूरी तरीके से भरा होना चाहिए। ये चीजें रॉक में नहीं थी तो वो रॉक नहीं कर सकता। अब यहाँ जब जियांग को लगने लगा कि उसका यहाँ पर कुछ काम नहीं तो वहाँ से जाने लगता है। अर्थ गॉड की नजर अच्छा हुआ कि उसके ऊपर पड़ गई। अर्थ गॉड को रियलाइज हो जाता है कि जियांग के अंदर ही वो शक्तियां हैं जो वो जंजीर को उठा सकती हैं। अब उसे ध्यान से देखने के बाद अर्थ गॉड को सारी चीजें रियलाइज हो जाती हैं। वो जियांग को फोर्स कर रहे थे कि तुम ही वो योद्धा हो जो कि रिवर गॉड को हराएगा, बट जियांग उनसे कहता है कि उसकी सारी पावर्स चली गई हैं, वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि अर्थ गॉड जिस जंजीर वाले वेपन की बात कर रहे थे वो किसी और की नहीं, ऑब्वियसली जियांग की होती है, लेकिन जियांग से वो वेपन छीन लिया गया। कई साल पहले जियांग के पास भी अनलिमिटेड पावर्स थी, वो भी एक गॉड की पोजीशन पर था, बट सजा मिलने के बाद उसकी सारी पावर्स चली गई और वो इंसानों जैसा बन गया। अर्थ गॉड अभी भी जियांग को समझाते हैं कि तुम सारी चीजें सुधार सकते हो, तुम्हें इन गांव वालों की मदद करनी ही होगी। और बात रही उस खतरनाक वेपन की, किसी भी गॉड से उसका वेपन छीना नहीं जा सकता, वो हमेशा ही उसकी वफादारी करती है। अर्थ गॉड ने तो जियांग को उसके वेपन के बारे में बताया कि वो किस जगह पर मौजूद है, अगर वो वहां जाकर उसे ले लेगा तो उसकी पावर्स भी वापस आ सकती हैं। अर्थ गॉड तो जियांग को यही कहते हैं कि उस वेपन को सिर्फ तुम ही उठा सकते हो, और अगर देरी की गई तो शायद रिवर गॉड यहाँ पर आकर फिर से आतंक मचा सकता था। लेकिन अफसोस इन सारी चीजों को जियांग मना कर देता है। वो अब बिल्कुल भी इन चीजों के बीच में नहीं पड़ेगा और वापस से वो गॉड की पोजीशन नहीं हासिल करेगा। जियांग वहां से तुरंत ही चला गया। हमें पता चला कि फिनिक्स पीछे से सारी बातें सुन रही थी। उसे ये भी रियलाइजेशन हो गया कि जियांग कोई और नहीं
बल्कि वही गॉड है जिसके पास अनलिमिटेड शक्तियां थी। इससे फिनिक्स के दिल में जियांग के लिए एक अलग ही इज्जत बन जाती है। अब इन सारी चीजों के बाद जब रात हो चुकी थी तो जियांग गांव में बैठा हुआ होता है। वो अपने पास से रिलेटेड बहुत सारी बातें सोच रहा था। उसे भी डर लगता है कि अगर बिना पावर के साथ वो रिवर गॉड से लड़ेगा तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। थोड़ी ही देर में उस जगह पर फिनिक्स आ जाती है और जियांग को एक शॉकिंग रियलिटी बताती है। वो कहने लगी कि उसे पता चल चुका है कि तुम कोई और नहीं बल्कि गॉड जियांग हो। जियांग इन बातों को सुनने के बाद उसे बोलने लगा कि तुम ये चीजें किसी को मत बताना, इससे गांव वालों में अलग ही एक्साइटमेंट पैदा हो जाएगा जो कि जियांग नहीं चाहता। मोस्टली मेन कैरेक्टर्स अपने पावर्स को छुपा कर ही रखना पसंद करते हैं और इस कहानी में भी हमारा जियांग ऐसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नीचे की तरफ रॉक और उसके साथी बैठे हुए थे और उन्होंने ये सारी बातें सुन ली होती हैं। अगले दिन सभी ने पूरे गांव में ये बता दिया कि जियांग एक गॉड है। सभी लोग काफी खुश होने लगे क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टर हो सकता है। जियांग उनके लिए लड़ाई करेगा और रिवर गॉड को हराएगा। वहाँ पर तो अर्थ गॉड भी आ जाते हैं जो सभी को ये कहने लगे कि हमारे पास टाइम कम है। रिवर गॉड कभी भी अपने स्पेल से आजाद हो सकता है जो कि खतरनाक माउंटेन्स के अंदर फंसा हुआ है। अगर वो आजाद हो गया तो सीधा यहीं पर आएगा हमला करने के लिए। तो उन सभी को अपना बैकअप प्लान रेडी करना होगा। यानी एक तरीके से अर्थ गॉड का कहना था कि हमें जियांग को कन्विंस करना होगा हमारी रक्षा के लिए, वरना शायद काफी देर हो जाएगी। गांव वालों के इतना ज्यादा डरने और पैनिक होने के कारण जियांग राजी हो जाता है कि वो उस वेपन को लेकर आएगा। शायद उस वेपन से जियांग की सारी ताकतें वापस आ जाएं। अब इसमें अर्थ गॉड यहाँ जियांग की मदद करते हैं और वो कुछ स्पेल पढ़ के एक टेलीपोर्टेशन डोर ओपन करते हैं। इसकी मदद से वो उस पोजीशन पर आराम से पहुंच सकता था। जियांग अब बिना कुछ सोचे समझे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब फिनिक्स जानती थी कि जियांग को वहां पर खतरा होगा, वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो वो भी पीछे पीछे चली जाती है। रॉक भी इस तरीके से देख नहीं सकता कि फिनिक्स किसी दूसरे आदमी के पीछे जा रही है। वो भी पीछा करते हुए वहां चला गया। पोर्टल अब पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तीनों के तीनों पहुंच चुके थे एक अनजान जगह पर जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रही होती है। उन सभी की हलचल सुनकर एक बड़ी सी आकृति उनके सामने आने लगी। ये बहुत ही बड़ा राक्षस था जिसे देखकर रॉक और बाकी लोग एकदम चौंक गए। जियांग बताता है कि ये डीमन किंग है जो हम सभी को मारने आया है। डीमन किंग को उन सभी की हलचलें पता चल जाती हैं और वो उनकी तरफ हमला करने आया। स्पेल की मदद से उसने तीनों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बना दी थी। इससे एटलीस्ट वो डीमन गॉड से बचे रहेंगे और वो उसे देख नहीं पाएगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये कुछ ही देर तक टिकता था। जियांग अब फिनिक्स और रॉक को कहता है कि वो उसका ध्यान भटकाएगा, तब तक बाकी लोग यहाँ से दूर चले जाएं। डीमन किंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उसने जियांग को काफी डैमेज पहुंचाया और ऑब्वियसली जियांग के पास उतनी पावर्स नहीं है, तो वो डीमन किंग से लड़ नहीं सकता। फिनिक्स और रॉक तो तुरंत ही जियांग के पास आते हैं और उसे एक सेफ जगह पर लेकर चले जाते हैं। अब तो देखने से लग रहा था कि जियांग उठ नहीं पाएगा। अगले ही मोमेंट में वहां पर जियांग की वाइफ आ जाती है जो सेम टू सेम फिनिक्स जैसी दिख रही थी। जियांग की वाइफ ने बताया कि जियांग को अब सिर्फ फिनिक्स के ब्लड से ही ठीक किया जा सकता है। फिनिक्स भी इस बात के लिए राजी हो गई। जियांग की वाइफ फिनिक्स का ब्लड ट्रांसफर करने में मदद करने लगी और थोड़ी ही देर के अंदर उसे ठीक लगने लगा। जियांग की वाइफ ने बोल दिया कि इस बारे में मेरे हस्बैंड को कुछ मत बताना। अगले मोमेंट में जियांग को होश आ जाता है। जियांग को लगने लगा कि फिनिक्स ने उसकी मदद की है। रॉक एक समय पर उसे बताना भी चाहता था लेकिन फिनिक्स ने उसे रोक दिया। अब वो तीनों और ज्यादा ट्रेवल करने लगे थे ताकि उस वेपन को ले पाए। वहाँ गांव में वो फिश मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था क्योंकि अब गांव के पास कोई भी प्रोटेक्टर नहीं है। वो हर एक लोगों को खाकर उन्हें मार देगा। जियांग, फिनिक्स और रॉक तो ट्रैवल करते हुए अब एक बड़ी सी स्टैचू के पास आ गए। जियांग ने बताया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें टेस्ट को पार करना होगा, तभी जाकर हमें वो वेपन मिलेगा। अब वो सब इस टेस्ट के आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक एक स्कल उनके सामने आ गया। जियांग उसे देखकर काफी डर जाता है और इस मोमेंट पर वो अपने पास्ट की कुछ चीजें याद करने लगा। ये वो मोमेंट होता है जब जियांग को सजा दी जा रही थी। जियांग को बार बार यही पूछा जाता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है कि नहीं, पर जियांग का यही कहना था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। इसीलिए अब जियांग को पास्ट में भेजा जाता है जहाँ वो देख सके कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। ये तब का समय था जब जियांग रिवर गॉड से लड़ाई कर रहा होता है। जियांग ने अब खुद रियलाइज किया कि उसके वेपन की मदद से गांव में पूरा पानी भर गया था। यही रीजन होता है कि कई मासूम लोगों की इसमें जानें चली गईं। और अब शायद जियांग को सब कुछ रियलाइज हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। अब उसके सामने दो चॉइसेस रखी गई थी। एक, या तो वो अपना पावरफुल वेपन ले ले या फिर पूरे गांव वालों को मरने दे। जियांग के चेहरे से देखकर यही लग रहा था कि वो एक वेपन के बदले पूरे गांव को नहीं मारेगा, यानी कि शायद इस टेस्ट में वो पास हो चुका है। वहाँ गांव में सबसे बड़ा खतरा यानी कि रिवर गॉड आ चुका था, जिसने अपनी ताकतों की मदद से गांव पर हमला किया और अर्थ गॉड को भी घायल कर दिया। जैसे ही वो अर्थ गॉड को मारने बढ़ा तभी अचानक वहाँ जियांग आ जाता है।
जियांग ने अपने स्पेल की मदद से उसे रोकने का ट्राई किया, पर अभी भी जियांग की ताकतें कम थी। रिवर गॉड इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने अपने वेपन को सीधा जियांग की तरफ मारा। जियांग को कुछ न हो इसीलिए फिनिक्स बीच में आ जाती है। फिनिक्स को वो हथियार लगने की वजह से वो घायल हो गई और अंत में मरने से पहले वो यही बोल रही थी कि उसे जियांग से प्यार है। जियांग इन चीजों को सह ही नहीं पा रहा था और अब वो पूरी स्पीड में रिवर गॉड पर हमला करने गया। अचानक उसका वेपन भी वहां पर आ जाता है। वेपन को लेते ही जियांग की सारी ताकतें वापस आ गई, यानी कि वो गॉड की पावर रखने वाला एक वॉरियर बन चुका है। रिवर गॉड आसपास के लोगों को चोट न पहुंचाए इसीलिए जियांग उसे हेल में लेकर चला गया। हेल में अब उन दोनों के बीच एक घमासान फाइट होगी। जियांग शुरुआत से ही रिवर गॉड को बीट करता जा रहा था और अब तो उसने उसके वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और अब जियांग उसे खत्म करने ही जाता है, लेकिन वो रुक गया। वो अब किसी की जान नहीं लेना चाहता था। रिवर गॉड खुद ही कहता है कि मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तुम मुझे मार दो। जियांग ने उसे कुछ नहीं किया, तब जाकर उन्हें एक आवाज आती है। ये उनकी सुप्रीम गॉड की थी। सुप्रीम गॉड ये कहने लगे कि जियांग टेस्ट में पास हो चुका है। उसने भले ही पास्ट में काफी सारी गलतियां की थी, लेकिन अब सब कुछ सुधरने के बाद उसकी सारी शक्तियां वापस होकर वो इमॉर्टल बन सकता है। लेकिन जियांग ने कहा कि उसे इमॉर्टल गॉड नहीं बनना, उसे एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है उन गांव वालों के साथ। सुप्रीम गॉड इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और रिवर गॉड को वहां से लेकर चले जाते हैं। जियांग पहले की तरह अब गांव में वापस आ चुका था। उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल कट रही होती है, लेकिन एक दिन वहां पर कुछ सैनिक आए थे। वो एक बहुत ही बड़ी किंगडम के सैनिक होते हैं जिन्हें वहां के राजा ने भेजा है ताकि वो जियांग की मदद ले सके और अब शायद जियांग को एक नया मिशन मिल जाएगा। जियांग अब खुशी खुशी लोगों की मदद करने के लिए भी रेडी हो जाता है। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए